हो गया। नमस्ते। तो जैसा कि एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मेंडल और मेंडल के प्रयोग चल रहे थे और मेंडल के प्रयोगों में हमने पिछले वीडियो में बहुत कुछ जान लिया था, तो उसके लिए आप मेंडल के प्रयोगों की विस्तृत जानकारी के लिए तो आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। आज हम मेंडल के प्रयोगों में सबसे प्रथम प्रयोग के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि प्रयोग है एकल संकर संकरण प्रयोग। ये एकल संकर संकरण प्रयोग या इसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी कहा जाता है। मोनो हाइब्रिड HYBRID मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी इसको कहा जाता है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। देखिए, ज़्यादा जानकारी के लिए तो आप इससे पहले वाले पिछले वीडियोस देख सकते हैं। हम इस पर डायरेक्ट आते हैं। क्रॉस क्या होता है? दो भिन्न जनकों, बढ़िया जो जनक होते हैं, अच्छे जनक हैं, उनके अच्छे लक्षणों को एक ही संतान में उतारना जो है उसे हम क्रॉस या संकरण कहते हैं, या जनकों के जो है अच्छे लक्षणों को संतानों में उतारना। तो यहाँ पर क्या होता है कि मेंडल का प्रयोग जो कि बड़ा ही साधारण था, माता पिता के गुणों का संतानों में किस प्रकार से वंशागति होती है, माता पिता के गुणों से कौन सा गुण संतानों में प्रकट होता है, उसकी जानकारी करने के लिए जो है मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे। तो मेंडल का, ग्रेगर जॉन मेंडल का सबसे पहला प्रयोग था एकल संकर संकरण प्रयोग, जो कि उन्होंने किया था उद्यान मटर के पौधे पर, पाइसम सेटाइवम पर उन्होंने ये अपना प्रयोग किया था। पाइसम सेटाइवम पर प्रयोग किया था। और एकल संकर संकरण, एकल संकर संकरण का मतलब होता है एक ही गुण की वंशागति का अध्ययन। एक ही गुण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। एक ही मतलब कोई भी एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक होता है, या एक जो वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स वाले दो प्लांट्स होते हैं उनमें जो है क्रॉस करवाया जाता है, और एक ही जो है एक ही कंट्रास्टिंग ट्रेड की इनहेरिटेंस कैसे होती है उसका स्टडी किया जाता है। प्रयोग बड़ा ही सिंपल था। मेंडल ने क्या किया, मटर के जो शुद्ध लंबे प्लांट थे या समयुग्मजी लंबे और समयुग्मजी बोने पौधे, समयुग्मजी बोने पौधे, ये दो पौधों के मध्य, मटर के समयुग्मजी लंबे और समयुग्मजी बोने पौधों के मध्य क्रॉस करवाया था। थोड़ी सी आप जानकारी समझ लें कि देखिए, समयुग्मजी लंबे पौधे का मतलब होता है बिल्कुल शुद्ध वंशक्रम में लंबे पौधे जिनमें कि बोनेपन का कारक न हो। ये ऐसा कैसे पता किया उसने कि कारक की उपस्थिति कैसे है कैसे नहीं है, उसे तो हम इसी वीडियो में आगे देखेंगे। देखिए, समयुग्मजी जो लंबे पौधे होते हैं इनकी लंबाई थी 6-6.5 फीट, और समयुग्मजी जो बोने पौधे हैं ये इन पौधों की लंबाई थी लगभग 2-2.5 फीट। तो 6-6.5 फीट वाले पौधे समयुग्मजी लंबे और समयुग्मजी बोने पौधे, इनके मध्य मेंडल ने क्रॉस करवाया। ये चिन्ह जो है ये नर का चिन्ह है, ये मादा वाला चिन्ह है, और इसे एक तरीके से P के द्वारा प्रदर्शित करते हैं कि ये जो है जनक पीढ़ी है, पेरेंट पीढ़ी है। तो अब क्या हुआ, समयुग्मजी लंबे और समयुग्मजी बोने पौधे के मध्य मेंडल ने क्रॉस करवाया, यानी दोनों के मध्य संयुग्मन करवाया। संयुग्मन की विधि बड़ी ही सिंपल थी। इस जैसे ये मादा पौधा है, तो मादा पौधे के क्या है कि जो वर्तिकाग्र होता था पौधे का, जो मतलब परागकणों को धारण करने वाला भाग होता है, उसके परिपक्व होने से, उसके डेवलप होने से पहले ही पौधे के नर भागों को हटा दिया जाता था, जिसे कि विपुंसन विधि कहते थे, और इस पौधे के परागकणों को इन पर डालकर ऊपर जो है थैली लगा दी जाती थी, जो थैली लगाने की विधि को बैगिंग कहा जाता था। ये मेंडल की तकनीक थी, मेंडल की जो है परागकण की या मेंडल की अपने प्रयोगों की तकनीक थी, विपुंसन और बैगिंग। तो मेंडल ने क्या किया कि समयुग्मजी लंबे पौधे का समयुग्मजी बोने पौधे के साथ क्रॉस करा दिया। कुल मिलाकर ये जनक हैं नर पिताजी, ये हो गए लंबे, और माता हो गई बोनी, समयुग्मजी बोने पौधे। अब क्या हुआ, तो देखिए ये हुआ, क्या हुआ कि लंबे पौधों से लंबेपन का कारक संतान में आया, बोने पौधों से बोनेपन का कारक संतान में आया,
और अब संतान में मेंडल ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि संतान में सभी पौधे 100% पौधे कैसे प्राप्त हुए, विषम युग्मजी लंबे प्राप्त हो गए। तो ये 100% पौधे जो थे विषम युग्मजी लंबे प्राप्त हो गए। अब बात ये हो गई कि मेंडल को बड़ा आश्चर्य हुआ। मेंडल को क्या आश्चर्य हुआ कि भाई इसकी जो माँ है वो बोनी, पिताजी लंबे, या ये बच्चों लंबो भी ना खड़े हो, बोनो भी ना खड़े हो, मिडिल खड़नो चाहिए जो, लेकिन खड़ गयो लंबो। तो बच्चा क्या है, लंबा निकल गया। अब बच्चा निकला विषम युग्मजी लंबा, यानी लंबापन प्रभावी हो गया। तो मेंडल ने इस आधार पर अपना पहला नियम दिया, इसे तो नाम दिया, इस संतान को तो नाम दिया F1 पीढ़ी। और मेंडल ने इस प्रयोग के आधार पर अपना सबसे पहला नियम दिया, जो था पहला नियम प्रभाविता का नियम, प्रभाविकता भी लिखते हैं इसको, या लॉ ऑफ डोमिनेंस, DOMINENCE, डोमिनेंस। तो प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया गया इस प्रयोग के आधार पर। क्या कहा मेंडल ने? मेंडल ने यह कहा कि जब एक ही लक्षण के दो भिन्न युग्म विकल्पी वाले पौधे, अब एक ही लक्षण के दो भिन्न युग्म विकल्पी, तो देखिए एक ही लक्षण उसके दो रूप, एक लक्षण पौधे की ऊंचाई, उसके दो रूप है, लंबाई और बोनापन, दो रूप हो गए। तो एक ही लक्षण, एक ही वैरायटी वाले लक्षण के दो रूपों वाले पौधों के मध्य आप जब भी क्रॉस कराओगे तो आपको पहली पीढ़ी में वही लक्षण मिलेगा जो प्रभावी होगा। यानी आप जब भी लंबे और बोने पौधे का जब भी क्रॉस कराओगे तो आपको प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त होंगे। लंबे क्यों प्राप्त होंगे? क्योंकि लंबापन का कारक यानी लंबेपन का जो जीन है, ये जो टी के द्वारा मेंडल ने प्रदर्शित किया था, ये था कारक। कारक का मतलब होता है कोशिका में पाया जाने वाला वो विशेष तत्व या डीएनए जो कि एक तरीके से पौधे के गुण को नियंत्रित करता है। समयुग्मजी लंबे पौधे में टी और टी जो एक जोड़ी जो डीएनए के भाग हैं या जीन हैं या कारक हैं, वो तो लंबेपन को पैदा कर रहे हैं। और जो जीन हैं यहाँ स्मॉल टी है, ये बोनेपन के कारक हैं, पौधे में बोनेपन को पैदा करते हैं। इनकी वजह से पौधा बोना है और इनकी वजह से पौधा लंबा है। अब मेंडल का ये मानना था कि भाई जो ये कारक होते हैं, ये जीन होते हैं, ये जोड़े में होते हैं। तो जोड़े में होने के लिए उन्होंने लंबेपन के कारक जो बिल्कुल समयुग्मजी लंबा पौधा, समयुग्मजी लंबा पौधा उन्होंने किसको कहा? जिसमें कि दोनों कारक एक ही गुण के हो। दिख रहा है आपको? ये देखिए, ये पहला कारक, ये दूसरा कारक, दोनों जोड़े में जो दोनों कारक थे वो एक ही गुण के थे, लंबेपन के। इस वजह से इसे कहा गया समयुग्मजी। ठीक है, होमोजाइगस लॉन्ग प्लांट, और ये भी होमोजाइगस है, इसमें दोनों कारक जो है किसके हैं? बहुत बढ़िया, बोनेपन के कारक हैं। इसी वजह से ये हो गया समयुग्मजी बोना पौधा। तो समयुग्मजी लंबा, समयुग्मजी बोने का उन्होंने क्रॉस करा दिया, विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त हुए। विषम युग्मजी क्यों? लंबेपन का कारक भी है, बोनेपन का कारक भी है। ठीक है, अब ये क्या हुआ? ये पौधा विषम युग्मजी होने के बावजूद भी लंबा प्राप्त हुआ। लंबे का मतलब है कि इसमें जो लंबेपन का कारक था उसने तो अपना प्रभाव दिखा दिया और बोनेपन को इसने दबा दिया कि तू गुण प्रकट नहीं करेगा, मैं प्रकट करूँगा। तो इसके आधार पर मेंडल ने नियम दिया प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या कहता है? देखिए एक बार विचार कर लीजिए कि जब हम दो समयुग्मजी एक ही लक्षण वाले, एक ही लक्षण के दो विपरीत गुणों वाले पौधों के मध्य जब हम क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में वही गुण प्रकट होता है जो प्रभावी होता है या प्रबल होता है। यानी जो अपने गुण को प्रकट करने में सक्षम है वो प्रभावी जीन होगा, और जो अपने गुण को प्रभावी जीन की उपस्थिति में प्रकट नहीं कर पाएगा वो अप्रभावी जीन होगा। तो प्रभाविता या प्रबलता का नियम कहता है कि प्रभावी जो जीन होता है वो अप्रभावी जीन की अभिव्यक्ति को यानी उसके प्रकट होने को दबा देता है।
जैसे कैसे कि भाई ये लंबापन का जो कारक है ये बोनेपन की उपस्थिति में भी लंबापन ही प्रकट करता है, तो ये हो गया प्रभावी। और ये बोनापन जो है ये खुद को प्रकट नहीं कर पाता है, तो ये हो गया अप्रभावी। तो ये जो है एक तरीके से प्रभावी या डोमिनेंट कहते हैं इसको, और ये हो गया रिसेसिव या अप्रभावी। तो प्रभाविता का नियम कहता है कि भाई प्रथम पीढ़ी में F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही प्रकट होता है, ये नियम है मेंडल का। कोई बच्चा है, उसके पिताजी की आंखें हैं काली और माता की आंखें हैं भूरी, तो क्या उस बच्चे में संतान में एक आंख काली एक आंख भूरी आ जाएगी? क्या नहीं आएगी। या तो आंखें काली ही होगी या आंखें भूरी ही होगी। तो ज़्यादातर हमें यह होता है कि जो आंखों का कालापन होता है वही प्रभावी होता है। अब संतान में मान लीजिए कि भूरेपन का जीन भी, कालेपन का जीन भी है, लेकिन संतान में प्रकट हुई आंखें काली प्रकट हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आंखों के काले रंग का जीन तो क्या हो गया? प्रभावी, और भूरेपन का जीन हो गया अप्रभावी। अब बहुत से बच्चों को संदेह रहेगा, सर एक बच्चा में सफ़ेद रंग को वो भूरी आँखों को जीन आयो ही को ना, तो मैं काय करूँगा? देखो सामान्य तरीके से आप समझिए कि मान लीजिए ऐसे माता पिता होते हैं जिनमें पति पत्नी दोनों के नेत्र काले होते हैं, फिर भी उनकी संतानों के नेत्र भूरे होते हैं। रीज़न, दादा दादी या किसी रिश्तेदार के नेत्र भूरे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें उनके माता पिता में यदि माता के वंश में किसी की आंखें भूरी है या पिता के वंश में किसी की आंखें भूरी है, तो माता पिता के अंदर भी उन आंखों का जीन मौजूद रहता है, लेकिन वो अपने आप को प्रकट नहीं कर पा रहा है, अर्थात वो एक अप्रभावी जीन है, जबकि काली आंखों का जीन एक प्रभावी जीन है। तो क्या होता है कि जब हम दो विपर्यासी लक्षणों वाले पौधों के मध्य जब क्रॉस करवाते हैं, तो प्रथम पीढ़ी में वही लक्षण अपने आप को प्रकट करता है जो कैसा होता है? प्रभावी। प्रभावी गुण अपने आप को प्रकट कर देगा और अप्रभावी गुण अपने आप को प्रकट नहीं कर पाएगा। यही नियम है प्रभाविता का नियम। तो मेंडल ने सबसे पहला नियम दिया था प्रभाविता का नियम अपने एकल संकर संकरण प्रयोग के आधार पर। अब क्या होता है, ये F1 पीढ़ी को मेंडल ने क्या किया? अब इस F1 पीढ़ी में मेंडल ने करा दिया स्वपरागण। अब देखिए स्वपरागण क्या है, तो सीधी सादी बात है, स्वपरागण का अर्थ हो गया नर पौधा भी यही हो गया और मादा पौधा भी यही हो गया, इसी के युग्मक इसी पौधे को निषेचित कर रहे हैं। युग्मक यानी वही परागकण अंडकोशिका, मादा युग्मक अंडकोशिका होती है, परागकण नर युग्मक होता है, मतलब परागकणों के अंदर नर युग्मक होता है। 12th क्लास वाले तो ज़्यादा डिटेल समझे, 10th वाले यही समझ लें कि भाई परागकण नर युग्मक, ठीक है। तो उसमें स्वपरागण होता है। स्वपरागण का मतलब इसके युग्मक इसी को निषेचित कर देंगे। तो निषेचन को दर्शाने के लिए हम इस प्रकार से बनाते हैं, देखिए, यानी नर भाग भी हो गया यही पौधा और मादा भाग भी हो गया यही पौधा, ठीक है। ये तीर का निशान नर का और ये मादा का है ही सही, ध्यान रख लेना भैया। तो नर भाग भी यही, मादा भाग भी यही। तो अब किस प्रकार से इनके युग्मक मिलेंगे? तो मेंडल ने क्या इस प्रोसेस को एक बॉक्स के द्वारा समझाया। इस बॉक्स को पनेट बॉक्स कहा जाता है, पोनेट वर्ग भी कहते हैं इसको, या चेकर बॉक्स भी कहते हैं, जिसे अपन बना रहे हैं। ये देखिए भाई, ये देखिए। अब मेंडल ने क्या बताया, तो देखिए ये बॉक्स बनाया अपन ने, ये नर ऊपर, ये मादा नीचे बनाई जाएगी। देखिए टी ये युग्मक जीन। मेंडल का ये मानना था, मेंडल ने क्या किया कि कुल मिलाकर देखिए आप प्रैक्टिकली समझिए कि भाई इसका जो प्रयोग था इसमें करा दिया इसने स्वपरागण। स्वपरागण कराने के बाद मेंडल को दोबारा आश्चर्य हुआ, खूब आश्चर्य होता था मेंडल को, बात बात पे आश्चर्य होता था। तो मेंडल को क्या है, दोबारा आश्चर्य हुआ। अब किस बात का आश्चर्य हुआ कि भाई इसने जब F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण करवाया तो मेंडल को 25% पौधे वापस बोने प्राप्त हो गए। अब उस जमाने के परिप्रेक्ष्य में आप देखिए कि जिसके पिताजी भी लंबे, माताजी भी लंबी,
उनकी एक संतान बोनी प्राप्त हो गई। बहुत नाइंसाफी हो गई। ऐसा कैसे हुआ? चलिए पता करते हैं ऐसा हुआ कैसे। तो मेंडल को 25% पौधे इस पीढ़ी में बोने प्राप्त हुए। बहुत सही है, आपकी दिमाग की छठी इंद्री कह रही है कि हाँ ये बोनापन कहीं कहीं पर गड़बड़ गया है, इसी ने की है। इस बोनेपन के कारक ने, इनके अंदर जो बोनेपन का कारक मौजूद है, इसी ने गड़बड़ की है। कैसे की है वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए, ये कैपिटल टी एक युग्मक में, ये स्मॉल टी दूसरे युग्मक में, यहाँ पर मादा में भी यही युग्मक थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। देखिए क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ कि माता और पिता दोनों लंबे थे, फिर भी 25% संतानें बोनी प्राप्त हो गई। कैसे हो गया ये? ऐसा कैसे हो गया इस देश में? वैसे तो सामान्य तो होता है, पर ईमानदारी से कैसे हो गया? देखिए, मादा में अंडकोशिकाएं बनेगी और नर में बनेंगे एक तरीके से परागकण। तो क्योंकि पौधों में क्या होता है कि युग्मकों के बनते टाइम पर अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होने का मतलब होता है कि हमारे जो कोशिकाएं होती है उनमें गुणों को पैदा करने के लिए गुणसूत्र होते हैं या एक तरीके से कारक होते हैं। तो जब हमें युग्मक बनते हैं ना, तो ये कारक क्या है, अलग अलग होकर युग्मकों में जाते हैं। वही चीज़ यहाँ पर हुई कि लंबे, जैसे नर पौधा या पौधे का नर भाग, उसमें लंबेपन का कारक भी मौजूद था और किसका कारक मौजूद था, बोनेपन का कारक भी मौजूद है। तो इसमें क्या हुआ, लंबे और बोनेपन का कारक भी अलग अलग होकर दो प्रकार के परागकण बने, आधे परागकण लंबेपन वाले, आधे परागकण बोनेपन वाले। ऐसे ही जो मादा भाग था, मादा भाग में भी दो प्रकार की अंड कोशिकाएं बनी, लंबेपन वाली अंड कोशिकाएं और बोनेपन वाली अंड कोशिकाएं। कुल मिलाकर चलिए, ये लंबेपन वाले परागकण ने इस लंबेपन वाले परागकण को निषेचित किया, तो ये पौधा प्राप्त हुआ समयुग्मजी लंबा या होमोजाइगस लॉन्ग प्लांट प्राप्त हुआ। इसके बाद ये भी हुआ समयुग्मजी, ये अच्छा विषम हो गया। चलिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया विषम युग्मजी लंबा या एक तरीके से हेट्रोजाइगस लॉन्ग प्लांट, बट है तो लॉन्ग ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। टी और टी जब ये मिले तो ये हो गया विषम युग्मजी लंबा, ठीक है। और जब ये छोटा टी और ये मिले तो ये हो गया समयुग्मजी बोना, तो ये हो गया समयुग्मजी बोना। तो इस प्रकार से चार प्रकार की संतानें मेंडल को F2 पीढ़ी में प्राप्त हुई। इसे हम बोलेंगे F2 पीढ़ी। तो मेंडल को चार प्रकार की संतानें इस F2 पीढ़ी में प्राप्त हो गई। सॉरी, चार प्रकार की नहीं, मतलब एक तरीके से गुणों में देखें तो दो प्रकार की संतानें प्राप्त हो गई, लंबी और बोनी संतानें F2 पीढ़ी में। जबकि अगर जीन के हिसाब से देखें तो तीन प्रकार की संतानें प्राप्त हुई, समयुग्मजी लंबी, विषमयुग्मजी लंबी और समयुग्मजी बोनी संतानें प्राप्त हो गई मेंडल को। तो देखिए यहाँ पर अगर इस जो F2 पीढ़ी इसका हम पहले लिखते हैं लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप यानी कैसे लक्षण के बच्चे या पौधे प्राप्त हुए। तो यहाँ पर लक्षण प्रारूप के रूप में यहाँ पर, या फिनोटाइप जिसे कहते हैं, फिनोटाइप के रूप में यहाँ पर दो प्रकार के पौधे प्राप्त हुए, लंबे अनुपात बोने। तो लंबे और बोने पौधों का जो अनुपात होता है उसे कहते हैं, मतलब एक तरीके से गुणों का जो अनुपात होता है उसे कहते हैं अपन लक्षण प्रारूप। तो यहाँ पर दो ही गुणों वाले पौधे प्राप्त हो रहे हैं, लंबे और बोने। लंबे पौधे कितने प्राप्त हुए, 1 2 3, 3 के 2 या 75% के 2, तो 75% लंबे और बचे कितने 25% पौधे मेंडल को प्राप्त हुए बोने। कट जाएगा 5 से, तो 3:1 जो है F2 पीढ़ी का लक्षण प्रारूप प्राप्त हुआ। कौन से वाले प्रयोग का, एकल संकर संकरण प्रयोग का। तो एकल संकर संकरण प्रयोग में
मेंडल ने समयुग्मजी लंबे और समयुग्मजी बौने पौधों के मध्य क्रॉस कराया। प्रथम पीढ़ी में उसे सभी पौधे विषम युग्मजी लंबे प्राप्त हुए। इन पौधों में इसने स्वपरागण करवाया, F2 पीढ़ी प्राप्त की और F2 पीढ़ी में मेंडल को जो है 75% पौधे लंबे और 25% बौने प्राप्त हुए। 3:1 उसे लक्षण प्रारूप प्राप्त हुआ। इसके बाद क्या कांड किया मेंडल ने? मेंडल ने कुछ भी नहीं किया, फिनोटाइप भी बताया। तो देखिए, लक्षण प्रारूप के बाद जीनोटाइप भी बताया। लक्षण प्रारूप के बाद एक आता है जीन प्रारूप या जीनोटाइप। जीन प्रारूप या जीनोटाइप। जीनोटाइप कैसा रहा मेंडल का? तो देखिए, जीनोटाइप का मतलब है ये जीनी संरचना, पिछले वीडियो में मैंने बता दी थी जेनेटिक स्ट्रक्चर। तो जीनी संरचना 3 टाइप की प्राप्त हुई, कैपिटल टी रेशियो, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी हेड एक तरीके से विषम युग्मजी लंबे पौधे, और स्मॉल टी। कितने हैं? देखिए, समयुग्मजी लंबा 1 या 25% तो 1, विषम युग्मजी कितने? 2, और समयुग्मजी बौने वापस 1। तो 1:2:1 का जो रेशियो है वो इसका जीनोटाइप प्राप्त हो गया इस प्रयोग का। तो देखिए, प्रयोग बड़ा ही सिंपल था। वापस एक बार रिवाइंड करके आप समझ लेना कि प्रयोग केवल इतना सा है कि समयुग्मजी लंबे समयुग्मजी बौने पौधे के मध्य क्रॉस कराया। प्रथम पीढ़ी में जो है सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए और दूसरी पीढ़ी में जो है 25% पौधे उसे बौने प्राप्त हो गए। क्या निष्कर्ष निकला इस प्रयोग का? चलिए, निष्कर्ष के रूप में मेंडल ने इस प्रयोग में से 2 नियम निकाल दिए। प्रभाविकता का नियम, जिसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, और एक निकला पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। प्रभाविकता का नियम क्या कहता है? प्रभाविकता का नियम बड़ा ही सिंपल है कि भाई जब आप 2 समयुग्मजी पौधों के मध्य क्रॉस करवाओगे, 2 समयुग्मजी पौधों के मध्य जब क्रॉस करवाओगे, एक ही गुण वाले, याद है लंबे से बौने का ही होना चाहिए, एक ही कैटेगरी के गुण हो। वो 7 जोड़ी आपको बताए थे पिछले वीडियो में, वही गुण होने चाहिए। तो समयुग्मजी लंबे पौधे का समयुग्मजी बौने पौधे से जब आप क्रॉस करवाओगे तो प्रथम पीढ़ी में वही लक्षण प्रकट होगा जो प्रभावी होगा, यानी जो ज्यादा प्रबल होता है वो दुर्बल को पूरी तरह से दबा देता है और अपने गुणों को प्रकट करवाता है जीन्स में। तो यही है कि जैसे लंबे और बौने पौधे के मध्य जब उसने क्रॉस करवाया तो प्रथम पीढ़ी में लंबे पौधे लंबे ही प्राप्त हुए, जबकि उनमें बौनेपन का कारक भी था, क्योंकि लंबेपन के कारक ने अपने आप को प्रकट किया, बौनेपन को दबा दिया। यह है प्रभाविकता का नियम। पृथक्करण का नियम क्या कहता है? पृथक्करण का नियम प्रभाविकता के नियम के बाद ही शुरू हो जाता है। पृथक्करण का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि F2 पीढ़ी में भले ही सभी पौधे लंबे प्राप्त हो जाए, परंतु बौनेपन का कारक नष्ट नहीं होता। यानी ये सभी पौधे विषम युग्मजी लंबे हैं, इनमें लंबापन पैदा हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनका बौनापन नष्ट हो गया। ये बौनेपन का कारक जो है अपने आप को बचाए हुए है, और ये बौनेपन का कारक अपने आप को बचाए हुए है, और बाद में ये अगली पीढ़ी में अपने आप को वापस प्रकट करता है। कब प्रकट करता है? जब ये अगले एक और बौनेपन के कारक के साथ मिल जाता है। इसे कहते हैं पृथक्करण का नियम या युग्मकों का शुद्धता का नियम। यानी F1 पीढ़ी में जो अप्रभावी कारक होता है, अप्रभावी कारक किसका है यहाँ पर? बौनापन प्रभावी नहीं हुआ ना ये। तो देखिए, जो अप्रभावी कारक होता है वह प्रभावी की उपस्थिति में, ये प्रभावी था, लंबापन था, ये अपने आप को बार बार चीख कर अपने आप को प्रकट कर रहा था। तो अप्रभावी गुण का जो कारक है वो प्रभावी गुण के कारक की उपस्थिति में कोई नष्ट वष्ट नहीं होता है, बल्कि उसी जीव के अंदर होता है। और अगली पीढ़ी में ये वापस इससे अलग होता है। कब अलग होता है? जब युग्मक निर्माण का टाइम आता है, परागकण बनाने का टाइम आता है, या अंड कोशिका का बनाने का टाइम आता है। उस टाइम पर जो है ये एक तरीके से अलग होता है, अलग युग्मक में जाता है, यानी वही अंड कोशिका या परागकण अलग युग्मक में जाता है।
और अगली पीढ़ी में स्वयं को वापस प्रकट करता है। ये होता है पृथक्करण का नियम, या युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं? तो इस नियम के अनुसार कि भाई जीवों में जो युग्मक बनते हैं, युग्मक क्या हो गए? जीव जंतुओं में कहें तो शुक्राणु अंडाणु, और पेड़ पौधों में कहें अपन तो परागकण अंडकोशिका युग्मक है। ये कहा गया कि भाई जो युग्मक होता है वह एक ही कारक को लेकर जाएगा। युग्मक का मतलब है, मान लो ये पौधे नहीं होते, कोई जंतु होते ना, तो इन जंतुओं में जैसे शुक्राणु बन रहे हैं तो या तो शुक्राणु लंबेपन का ही कारक को लेकर जाता या शुक्राणु जो है बोनेपन के कारक को ही लेकर जाता। अगर अंडाणु बनते तो एक अंडाणु के अंदर या तो लंबेपन का ही कारक होता या बोनेपन का ही कारक होता, यानी दोनों कारक एक साथ बिल्कुल भी नहीं होते। इसे कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसका अर्थ हुआ कि भाई जो युग्मक होते हैं वो आनुवांशिक रूप से शुद्ध होते हैं, यानी वो एक ही मतलब शुद्ध गुणों को वहन करते हैं। तो प्रभाविता का नियम तो कहता है कि F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही प्रकट होता है शॉर्ट में, और पृथक्करण का नियम कहता है कि जो विषम युग्मजी संतान होती है उसके अंदर जो दोनों एक ही गुण के जो विपर्यासी कारक हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से अप्रभावित रहते हैं, और F2 पीढ़ी में एक दूसरे से अलग होकर अपने गुणों को प्रकट करते हैं, या युग्मक निर्माण के टाइम पर ही अलग हो जाते हैं, या शॉर्ट में कहें तो युग्मक आनुवांशिक रूप से शुद्ध होते हैं। ये पृथक्करण का नियम है। ये दोनों नियम मेंडल ने एकल संकर संकरण प्रयोग के आधार पर ही दिए थे। ठीक है, तो मेंडल ने अपने एकल संकर संकरण प्रयोग के आधार पर दो नियम दिए हैं। इस प्रयोग की मुख्य या इंपॉर्टेंट बातें होती है, प्रयोग का क्या निष्कर्ष निकला, और प्रयोग का लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप अनुपात क्या आया। जो कि आया, लक्षण प्रारूप आया लंबे और बोने का अनुपात था 3:1, और इसका जीन प्रारूप अनुपात आया 1:2:1। आई होप आपको ये प्रयोग समझ में आया होगा। बड़ा ही आसान सा प्रयोग है, आप 2-3 बार वीडियो देखेंगे आराम से आपको समझ में आ जाएगा। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त केशव शर्मा। आप वीडियो को यदि पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, पढ़ते रहिए। नहीं पढ़ेंगे तो किसी को तो पीछे रहना ही है।